अब कुछ और बातें देखते हैं, ध्यान से सुनो। हमने एक्सपेंडिचर को समझा था। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंडिचर थे। पहला था कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको यह बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर डालते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालते हैं। जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो होता तो हमारा खर्चा ही है। अगर आप कहीं पर पैसा खर्च कर रहे हो तो आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चे के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो हमारी अकाउंटिंग के अंदर जो खर्चे वाली बुक होती है उस बुक का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चों को हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब हम बिजनेस में होने वाले सारे खर्चों को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में होने वाला खर्चा हमारा बैलेंस शीट में जाएगा? अगर हम कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हम एसेट खरीद रहे हैं, और एसेट खरीदने का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन है तो ये भी खर्चा, प्लांट एंड मशीनरी फ्री में नहीं आती, उसको खरीदने के लिए भी आपने पैसा दिया है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो वो आपका खर्चा नहीं है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डालते हुए बैलेंस शीट में डालोगे? जबकि वहीं अगर हम सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसको हम अपने खर्चा मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तो सैलरी पे करना भी तो खर्चा है, रेंट पे करना भी तो खर्चा है। तो जब उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर खर्चा मान सकते हो तो आप मशीनरी परचेज को खर्चा क्यों नहीं मानते? ये सवाल ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है और फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। खर्चे का मतलब खर्चा, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, तो एक खर्चे के साथ आप ऐसा कर रहे हो जबकि दूसरे खर्चे के साथ आप ऐसा कर रहे हो, तो ये क्यों करा जा रहा है? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग कहती है कि जब आप सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, तो वो आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि आपको एक शॉर्ट पीरियड का बेनिफिट देता है। अगर आपने एक महीने की सैलरी पे करी है तो आपको बेनिफिट भी एक ही महीने का होगा। अगर आपने एक महीने का रेंट पे करा है तो आपको बेनिफिट भी सिर्फ एक ही महीने का होगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमें सिर्फ शॉर्ट पीरियड का बेनिफिट देते हैं। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बनता है एक साल का। तो जो भी खर्चा हमें एक साल तक का बेनिफिट देता है उन सारे खर्चों को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। सिंपल सी बात है, हर वो खर्चा जो हमें एक साल तक का ही बेनिफिट देगा उन खर्चों को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक साल का ही बनता है। ज्यादातर केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो चाहे बैलेंस शीट हो हमारी 31 मार्च को बनती है। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ कंपनीज जो हैं अपना अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर मानती है। तो वो सिर्फ रेयर केसेस की बात होती है कि कहीं कहीं पर आपको अकाउंटिंग ईयर का एंड 31 दिसंबर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में अकाउंटिंग ईयर का एंड हमेशा 31 मार्च को ही होगा। तो यहाँ पर जो है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चों को बैलेंस शीट में क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें अकाउंटिंग ने बोला कि जो खर्चा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर करते हो वो खर्चा आपको एक साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, 4-5 साल तो प्लांट एंड मशीनरी आराम से चलेगी। तो जब बेनिफिट आपको 4-5 साल का मिल रहा है तो खर्चा भी आपका 4-5 साल में डिवाइड होना चाहिए। एक प्लांट एंड मशीनरी आपने 10 लाख की खरीदी और उसको आप 5 साल चला रहे हो, तो 5 साल आप मशीनरी का फायदा उठा रहे हो, 5 साल मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका जो कॉस्ट है 10 लाख रुपए उसको आप 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे और हर साल थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। इकट्ठे आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते क्योंकि उसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था, उसका ट्रीटमेंट भी सेम था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करते हैं और फिर आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं और बचा हुआ अपनी बैलेंस शीट में शो करते जाते हैं। उसी तरीके से सेम ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। मान लो आपने अकाउंटिंग ईयर 22-23 में एक 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिसका बेनिफिट आपको अगले 5 साल तक मिलेगा, तो आप 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा 10 लाख रुपए नहीं डालोगे। आप जो है उस 10 लाख को 5 सालों में डिवाइड करोगे और 5 साल तक थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाओगे। तो समझ में आ रहा है आपको? और ये जो प्लांट एंड मशीनरी यानी फिक्स एसेट परचेस करने का जो आपका खर्चा होता है, इस खर्चे को आप जब थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो तो उस थोड़े थोड़े हिस्से को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देखो डेप्रिसिएशन हमारा सेम एज सैलरी और रेंट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये जो डेप्रिसिएशन लिखते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारे फिक्स एसेट का ही खर्चा होता है। फिक्स एसेट को हम इकट्ठे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डालते हुए थोड़ा थोड़ा हर साल डेप्रिसिएशन की फॉर्म में पीएनएल के अंदर शो करते रहते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको बात?
डेप्रिसिएशन का मतलब क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है आपको कि हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अब देखो ये सारी बातें आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, बड़े बिजनेस हाउसेस में काम करते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप उठाओगे, देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर प्रैक्टिकली डेप्रिसिएशन लगाने का पर्पस यही होता है। जबकि बुक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन का सिंपली मीनिंग बता रखा है, रिडक्शन इन द फॉल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते करते हमारे फिक्स एसेट में वियर एंड टियर हो जाता है, हमारा फिक्स एसेट घिस जाता है, समय के हिसाब से पुराना हो जाता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो कई सारे रीजन आपको बुक्स में देखने को मिल सकते हैं जो गलत नहीं है, रीजन वो भी सही है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकली क्यों हम अपने कुछ खर्चों को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, जबकि कुछ खर्चों को हम अपने बैलेंस शीट में डालते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी बातें आपको बोली, ये बातें उन्हीं को समझ में आएंगी जिन्होंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक समझा हुआ है। चैप्टर 2 का लेक्चर 1 है, जिसके अंदर मैंने आपको एसेट के बारे में बताया था और वहीं पे मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझाया था। तो जिन्होंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा हुआ है उन्हीं को मेरी ये बात समझ में आने वाली है। अब देखो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, लेकिन एग्जाम की भी तो बात करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज और विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सिलेंस और एक्सीडेंट। फिक्स एसेट जब यूज होगी, इस्तेमाल होगी, तो हर साल उसकी वैल्यू में तो कमी आनी आनी। आप कोई मशीनरी खरीद के लेके आओगे तो पहले साल में वो 1 लाख का प्रोडक्शन कर रही है, तो दूसरे साल में ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो इस्तेमाल हो चुकी होगी, घिस चुकी होगी। तो धीरे धीरे हर फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती जाती है उसके यूसेज के साथ साथ। तो ये सब बातें बाद में समझेंगे, पहले ये नीचे वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जांपल है, मोहन परचेज अ कार फॉर ₹25 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। मोहन ने एक कार परचेज करी 25 लाख की 1 अप्रैल 2018 को। तो कार जो है मोहन के लिए एक फिक्स एसेट है, और जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उससे हमें 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट मिलता है, तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 18 का मतलब है अकाउंटिंग ईयर 18-19 में कार खरीदी गई। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग ईयर 18-19 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ हम इस 25 लाख के खर्चे को नहीं डालने वाले। इस 25 लाख के खर्चे को हम हर साल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे। अब वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे का मतलब क्या है, और थोड़ी थोड़ी वैल्यू का मतलब कितनी वैल्यू हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने वाले हैं, तो उसी को हमें यहाँ देखना है, उसी को यहाँ पे समझना है। तो देखो आगे, इस कार की एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। यानी एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि ये कार जो है हमें अगले 5 साल तक का बेनिफिट देगी। तो अगर हमें इस कार के खर्चे से 5 साल तक बेनिफिट मिल रहा है, तो सीधी बात है इस कार के खर्चे को भी हम 5 साल में डिवाइड करेंगे और हर साल थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन के नाम से शो करेंगे। तो समझ में आ रही है आपको इतनी बात? अब इसकी स्क्रैप वैल्यू बताई गई है 7 लाख, यानी 5 साल बाद जब ये कार हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो ये कार हमारी 7 लाख रुपए में बिक जाएगी। तो 7 लाख रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है, कबाड़ में बेचेंगे तो 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा हर साल का? हर साल हम कितनी अमाउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है। डेप्रिसिएशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, 25 लाख की हमने कार खरीदी थी, जिसमें से 7 लाख रुपए हमें बेचने के टाइम पर रिकवर हो जाएंगे, यानी हमारा टोटल इस कार को खरीदने का खर्चा हुआ 18 लाख का। ये सब कुछ एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहा है, हो सकता है एक्चुअल में आने वाले सालों में ये एस्टिमेशन हमारा गलत साबित हो जाए, तो फिर उस केस में हमें फॉर्मूला बदलना पड़ता है, डेप्रिसिएशन का मेथड बदलना पड़ता है। वो बात की बात है, वो हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो 25 लाख की हमारी कार है, 7 लाख रुपए हमें रिकवर हो जाएंगे जब हम 5 साल बाद इसको बेचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस कार के ऊपर हमने 18 लाख का खर्चा करा, 25 माइनस 7 18 लाख हो गया। अब इस 18 लाख की कार को हम यहाँ पर इसको सही कर लेना, 5 साल की जगह 10 साल आएगा। इसका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ सही कर लेना, 10 साल होगा। कार आपकी 10 साल चलने वाली है, तो कार का फायदा आपको 10 साल तक मिलेगा। 25 लाख की आपने कार खरीदी है, जिसमें से 7 लाख रुपए आपको स्क्रैप वैल्यू में रिकवर हो जाएंगे। तो हमारा कार के ऊपर खर्चा हुआ 18 लाख का। 18 लाख का बेनिफिट हमें 10 साल तक मिलेगा, तो एक साल के अंदर हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है? 1,80,000 का। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो जितना बेनिफिट हमें हर साल मिलेगा, उतने बेनिफिट की कॉस्ट को हम खर्चा मान के हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। सिंपल सा इसका लॉजिक ही है। अब यहाँ पर बुक्स के अंदर इसका लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि आपने कार के ऊपर 18 लाख का खर्चा करा और ये कार आपके लिए 10 साल चलेगी, तो माना जाएगा कि हर साल आपने 1,80,000 की कार इस्तेमाल कर ली। इसका सीधा मतलब है कि हर साल आपकी कार की वैल्यू 1,80,000 से कम होती जा रही है, क्योंकि आप हर साल उतने की वैल्यू की कार इस्तेमाल कर रहे हो। यानी हर साल आपके इतने की वैल्यू के टायर घिसते जा रहे हैं, कार पुरानी होती जा रही है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है जिसकी वजह से आपकी कार की वैल्यू कम हो जा रही है, कार का मॉडल पुराना होता जा रहा है, नया मॉडल की बहुत सारी कार आती जा रही है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि आपकी एसेट पुरानी हो गई, मार्केट में और भी नई नई तरीके की कार आ गई, नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई
तरीके की इन्वेंशन हो गई जिसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए और ये कह दो कि इतनी वैल्यू की एसेट मैंने इस्तेमाल कर ली, यूज कर ली, इतने वैल्यू की एसेट मेरी घिस गई। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि हर साल 1,80,000 की कार हम इस्तेमाल करेंगे, तो 10 साल में हम टोटल 18 लाख की कार इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो जब कार 1,80,000 की हर साल इस्तेमाल करी जा रही है तो खर्चे के नाम पर भी हर साल 1,80,000 रुपए ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाना चाहिए। तो घूम फिर के बात वहीं आ गई। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए कर रखी है। कार खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2018 को जिसका कॉस्ट प्राइस था 25 लाख। पहला ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2019 को। हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,80,000 रुपए, ये मान के कि पहले साल में हमने 1,80,000 की कार इस्तेमाल कर ली, या फिर आप ये कह सकते हो कि पहला साल इस्तेमाल करने की वजह से हमारी कार की वैल्यू 1,80,000 रुपए से कम हो गई। तो पहले साल के एंड पे यानी 31 मार्च 19 को हमारी कार की बुक वैल्यू क्या बचेगी? बुक वैल्यू मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। तो हमारे अकाउंट्स के अंदर लिखी जाएगी इस कार की वैल्यू 23,20,000 रुपए। इस बुक वैल्यू को हम WDV का भी नाम देते हैं। अब इसको WDV क्यों बोलते हैं उसके बारे में तो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आप फिलहाल के लिए इतना देख लो, बुक वैल्यू है हमारी 23,20,000 रुपए 31 मार्च 2019 को। उसके बाद एक साल और निकलेगा 31 मार्च 2020 को। दूसरा साल भी पूरा हो गया और दूसरे साल भी हमने कार इस्तेमाल करी, इसीलिए हमने दूसरे साल भी 1,80,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद सेकंड ईयर एंड पे हमारी कार की वैल्यू बच गई 31,40,000 31 मार्च 2020 को। उसके बाद हमने कार को तीसरे साल भी इस्तेमाल करा और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 31 मार्च 2021 को 1,80,000 और फिर हमने बुक वैल्यू निकाली 19,60,000। इस तरीके से हम हर साल 1,80,000 से अपनी कार की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं और 10 साल तक हम ऐसा ही करते रहेंगे। हर साल हम यही कर रहे हैं और 31 मार्च 2028 को हमारे 10 साल पूरे हो जाते हैं और हमारी कार की बुक वैल्यू बच जाएगी 7 लाख रुपए। तो वो तो बचनी है, सिंपल सी बात है। 25 लाख की हमारी कार थी जिसमें से 7 लाख रुपए हमने माइनस करके 18 लाख रुपए निकाला था और हमने ये बोला था कि 18 लाख की कार को हम 10 साल तक इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपने 25 लाख में से हर साल 1,80,000 रुपए घटाए जा रहे हैं। 10 साल तक हमने ऐसा करा तो हमारा टोटल 25 लाख में से 18 लाख रुपए कम हो गए। तो 25 लाख में से 10 साल के अंदर 18 लाख रुपए कम हुए तो 10 साल के बाद वैल्यू 7 लाख रुपए ही बचेगी। तो 10 साल के बाद 31 मार्च 2028 को बुक वैल्यू बची 7 लाख रुपए। अब 10 साल पहले हमारी एस्टिमेशन थी कि हमारी कार की स्क्रैप वैल्यू आएगी 7 लाख रुपए, लेकिन वो सिर्फ एक एस्टिमेशन था। एक्चुअल में हुआ क्या, 10 साल के बाद जब टाइम आया कार को स्क्रैप में बेचने का तो हमें इसका सेल प्राइस मिल गया 8 लाख रुपए। हमने उम्मीद करी थी कि हमें 7 लाख रुपए मिलेंगे लेकिन हमें मिल गया 8 लाख रुपए, यानी हमारा प्रॉफिट हो गया। हमने अपनी एसेट को सेल करा जिस पर हमें प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट का नाम भी दे सकते हो या फिर इसको एग्जैक्टली बोला जाता है गेन। जब भी हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो हम ये नहीं कहते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हम बोलते हैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। गेन का मतलब भी फायदा है, प्रॉफिट का मतलब भी फायदा है, लेकिन प्रॉफिट वहां इस्तेमाल होता है जहां पर एक रेगुलर बेसिस पे बेनिफिट होता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हम प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर साल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो जहां पर हमें एक रेगुलर बेसिस पे फायदा होता है वहां पर हम प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पर फायदा कभी कभार की बात होती है, एसेट हम कभी कभार सेल करते हैं, 10 साल में एक बार सेल कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हमारी कोई लॉटरी लग जाए, कोई हमें अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट हो जाए तो उस बेनिफिट को लेकर हम गेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से होता है हमारा डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के अंदर। अब हमारा ये सेकंड चैप्टर लगभग फिनिश होने जा रहा है। 2-4 छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं जिसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजैक्शन की, अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है?